अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये नौकी 10 वाला है। क्या आप 21वीं सदी में कल्पना कर सकते हैं कि एक जगह ऐसी भी है, यहाँ पर कोई बिजली नहीं है, यहाँ पर कोई पानी नहीं है, यहाँ पर कोई शिक्षा नहीं, यहाँ पर कोई स्वास्थ्य नहीं है, और हरिद्वार से मात्र ये 15 किलोमीटर दूर है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? और यहाँ पर आने का उद्देश्य आज ये था कि वो चीज़ तो चलो छोड़िएगा, लेकिन इनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर आप थोड़ा, मैं कैमरामैन को कहूँगा ज़रा एक बार अगर विजुअल यहाँ पर देखें तो ये पेड़ आपको दिख रहा होगा, पूरा काला यहाँ पर दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर करीबन 20-25 परिवार वन गुजर के रहा करते थे। वन गुजरों को हम अक्सर वन प्रहरी भी कहा करते हैं, क्योंकि शायद जो वनों को संजो के रखा हुआ है अब तक, एक बड़ा भूमिका जो है वन गुजरों की भी, जिन्होंने अभी तक वनों को संजो के रखा हुआ है। इनके साथ ये हादसा हो गया कि अचानक से यहाँ पर आग लग गई और इनके बहुत सारे जो पशु हैं वो जलकर मर गए। गनीमत तो ये रही कि कुछ ऐसी हादसा नहीं हुआ कि इंसान भी उसके चपेट में आ गया, लेकिन जिनके सहारे ये जीते थे, क्योंकि पशु ही एक सहारा है। मैंने बताया शुरुआत में कि ना स्वास्थ्य की व्यवस्था इनके पास है, ना शिक्षा की व्यवस्था इनके पास है। इनके बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते, इनके बच्चे कभी बिजली इन्होंने नहीं देखी है, क्योंकि यहाँ पर कोई बिजली की सुविधा नहीं, क्योंकि जंगलों के बीचों बीच रहते हैं। थोड़ा सा अगर मैं कैमरामैन को थोड़ा सा और कहूँगा, अगर आपको दिख रहा होगा तो वो पुल वहाँ पर आपको नज़र आएगा, वो नेशनल हाईवे है। और नेशनल हाईवे से अगर यहाँ तक आते आते ना कोई पक्की सड़क है, ना ही किसी प्रकार की सुख सुविधा यहाँ पर मौजूद। इन विषम परिस्थितियों में यहाँ पर वन गुजर रहते हैं, और ऊपर से इनके साथ ये हादसा हो गया। और अब वन विभाग से जब बात करें तो वन विभाग कहता है कि भाई हमारा तो यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, आप वनों में यहाँ पर रह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वनों में ये लोग रह रहे हैं तो क्या इनके मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे? भाई मौलिक अधिकार शिक्षा का, स्वास्थ्य का, तो मौलिक अधिकार सभी का ही होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों एकदम से ये दोगला रवैया वन गुजरों के साथ ये किया जा रहा है? कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। पीछे देख सकते हैं जैसे कि यही इनका सहारा है, जो भैंस आप देख रहे होंगे, कुछ बकरियां भी इनके पास है, कुछ गाय भी इनके पास है। तो पशुपालन ये लोग करते हैं, दूध वगैरह बेचते हैं, कुछ दिहाड़ी मजदूरी ये करते हैं। किसी के भी पक्के घर यहाँ पर नहीं है। क्या हुआ था ये हादसा? अचानक से मैं देख रहा हूँ कि एकदम से सब जल गया, और कुछ बता रहे थे कि बकरियां भी बहुत सारी मर गई, भैंस भी। ये दोपहर के समय करीबन 1:30-2 बजे की बात है। सब लोग अपने घरों में सो रहे थे। ये एक सोलर पैनल की फैक्ट्री वो अपनी अपनी निजी लोगों ने ला रखी है, तो उसकी वायर शॉर्ट हुई। अच्छा। वायर शॉर्ट होने के बाद कच्चे घर हैं, फूस के घर है, एकदम आग पकड़ गई। अब जो जहाँ आग पकड़ी, लोग अपने अपने घरों से निकल के उधर को आग बुझाने को चल दिए। हवा काफ़ी तेज़ थी, हवा ने जब हवा चली तो पूरी आग पूरे बस्ती में फैल गई। यहाँ के लोग काम क्या करते हैं बेसिकली? बेसिक क्या है कि अपने भैंसों का काम है। अच्छा। वन गुजर लोग हैं, भैंसें बकरी गायें ये पालते हैं, तो दिहाड़ी मजदूरी कर देते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करके यहाँ, और कोई सुविधा सरकार की तरफ से इन लोगों को नहीं दी जाती, हम लोगों को नहीं दी जाती। राशन वगैरह दिए जाते हैं? राशन या कोई विद्यालय है आसपास? कोई आसपास विद्यालय नहीं है। यहाँ गाँव में जाएंगे टाँट वाला पड़ेगा, इधर पीली। छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ, ये पढ़ते क्या है फिर? कहाँ से? यहाँ कोई आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। हाथी का डर है, जंगल का रास्ता है, शेर का डर है। यहाँ आने जाने में हम लोगों को, गुजर लोगों को बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानियों से लोग यहाँ अपना जीवन जी रहे हैं। कुछ सरकार की तरफ से मदद मिली है, कुछ मुआवजा वगैरह अभी इस कोई तरीके? सरकार की तरफ से कोई मुआवजा, सस्ता आ रही है। अच्छा। आज को पता चल रहा होगा? पता चला। आज हमारी हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत जी आई थी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी आए थे। उन्होंने कुछ किट वितरित की है, और भैंसों के लिए, गायों के लिए कुछ चारे की व्यवस्था, भूसे की व्यवस्था की है। तो आश्वासन दे रहे हैं अभी, और सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो कि पूरी बस्ती 25 से 30 घर जो जले हैं, यहाँ ये लोग जो बच्चे इस टाइम है तो अपने धूप में गुजारा कर रहे हैं, छत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ अगर पीछे अगर कैमरामैन देखें तो तिरपाल लोगों ने लगा दिए, जो जिनके घर जल रहे हैं वहाँ पर तिरपाल लगी हुई है, और कुछ घर बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, जो घर बचा नहीं पाया। आप देख रहे होंगे कि पूरा यहाँ पर आपको बिल्कुल राख का ढेर आपको यहाँ पर मिलेगा, पूरा का पूरा गेहूँ। जो गेहूं खाने के लिए मजदूरी, गेहूं काट के लोगों ने इकट्ठा किया था, वो सारा जल के नष्ट हो गया है। भूसा भैंसों के लिए जो इकट्ठा किया था, भूस और पुराल, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है जलकर। चलिए, शासन व्यवस्था पर भी सवाल है, हम पूछेंगे डीएम साहब से भी, और जो यहाँ के डीएफओ साहब हैं या कंजर्वेटर साहब, उनसे भी पूछेंगे भैया क्या व्यवस्थाएं हैं, जो वन गुजर हैं क्या इनके भी मौलिक अधिकार हैं कि नहीं है? क्या इनको भी आप मानते हो कि उत्तराखंड के निवासी हैं कि नहीं है? आखिर हैं तो फिर इन
पर जो है, जो इनको सुख सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए था, वो मुआवजा क्यों अभी तक नहीं मिल पाया? हालांकि कुछ सामाजिक संगठन सामने पे आ रहे हैं। अभी जो कुछ वीडियो में आपने देखा भी होगा कि कुछ राशन वितरण किया जा रहा था, जितना जिससे हो सकता है वो उतना कर रहा है। कुछ धनराशि भी दी जा रही थी। स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष जो हैं रमेश जोशी जी यहाँ पर आए थे। जोशी जी, क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर? मैं देख रहा हूँ कि ना स्वास्थ्य की सुविधा, ना शिक्षा की सुविधा, ऊपर से पूरे डंगर जल गए। जैसे बहन बता रही थी अभी कि लोन ले रखा था और फिर उसके बावजूद भी। देखिए, बहुत हैरान हूँ, बहुत परेशान हूँ, पीड़ा भी है मन को। मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार के हालात हैं, इतनी बड़ी बस्ती जल गई। सरकार मौन है। तमाम भाजपा कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के बेहद करीबी नेता राजनीति की और वोट बैंक की बातें करते हैं। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है, लेकिन आज इस दौर में, इस मंजर में कोई इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। मुझे मेरे कार्यकर्ता द्वारा पता चला, जब कल मुझे पता चला, सूचना मिली कि यहाँ पर आग लगी, लोग परेशान हैं, लोग पीड़ित हैं, मन बहुत दुखी हुआ। आज जब मैं आया, मैंने देखा कि यहाँ पर तो ये मंजर ये बहुत बदला था। मैं कोविड काल में आया था, जब कोविड काल में लोग अपने घरों में थे, तब भी आप आते रहते हैं? हाँ, ये मेरी कर्मभूमि रही है। मैंने इस शामपुर, कांगड़ी, पीली, गंडी खत्ता, लालढांग, गुज्जर बस्ती, यहाँ से बहुत कुछ पाया है। आपकी तरफ से कुछ मदद वगैरह की गई है? मैंने आज पर घर जितने भी पीड़ित थे, जो भी मेरे से हो सकता था, मैंने लगभग 50,000 रुपये की राशि इन गुज्जर बस्तियों के इस समुदाय के लिए बांटी है। और प्रत्येक घर को मैंने जो है, जो कच्चा राशन था उसमें दाल, चावल, जो है आटा, ये मैंने वितरित किया है। और मैंने उप जिलाधिकारी महोदय से वार्तालाप भी करी है। मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी आज ज्ञापन प्रेषित किया है कि यहाँ पर फूस की जगह जो है सीमेंट की चादरें होनी चाहिए। और उप जिलाधिकारी से मैंने दैवीय आपदा शासनादेश का हवाला देते हुए बताया कि सोमवार से पहले जो इन लोगों को 5-7 हज़ार रुपये पर घर जो मिल रहे हैं वो बांट दें। इसमें कोई हिला हवा अभी तक क्यों मुआवजा नहीं बांटा गया? देखिए, मैंने कहा ना, कांग्रेस भाजपा कांग्रेस, जो भाजपा के जो पूर्व विधायक हैं वो सोच रहे हैं कि इन लोगों को नहीं दें, मेरा प्रभाव कम हो जाएगा। और जो वर्तमान विधायक हैं उनके बस की कुछ है नहीं। वो केवल झूठ, छल, कपट, चाल, फरेब। एक बात है, विधायक के लिए 25 घरों के लिए चादरें देना कितनी बड़ी बात थी। 2, 4, 5 लाख रुपये विधायक निधि से लगा देती, इन लोगों के झोंपड़ियाँ बनवा देती, इन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करती। ये लोग उनको हमेशा जो है आशीर्वाद देते, जो है हमेशा उनको याद करते। लेकिन इस दौर पर जब उनके साथ खड़े नहीं हैं, 2-4 किलो चावल, चीनी दे करके इन लोग को अपना बनाने की कोशिश करेंगे, तो इस पल को ये लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो निश्चित तौर से स्वराज सेवा दल हर संभव, देखो, बिना किसी राजनीति के इन लोगों के साथ है, बिना किसी लालच के इनके साथ है। और ऐसे हर व्यक्ति को लग रहा है मुआवजा मिल जाए, क्योंकि कहना है कि जैसे वनों में रह रहे हैं कि भाई वनों को इन्होंने घेरा हुआ है, इस वजह से वो नहीं मिल पा रहा है। और कह रहे हैं कि आप यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और चले जाओ। और इनका कहना है कि भाई वहाँ तो दलदल वाला क्षेत्र है, वहाँ कैसे जा सकते? देखिए, सरकार मूर्ख है। सरकार के जो IAS PCS हैं ये मौन हैं, ये मूर्ख हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। आप बताइए, यहाँ पर सरकार क्या करेगी? यहाँ कौन सा वन इन्होंने घेर रखा है? ये तो हमारे बल्कि वन प्रहरी हैं। कभी कोई आपदा आती है तो ये झेल रहे हैं, कभी कोई डेड बॉडियाँ आती हैं तो ये सरकार को या पुलिस प्रशासन को बताते हैं। आज ये लोग यहाँ से चले जाएं, बाहर डकैती के हालात हो जाएंगे, चोरी, लूट, अपहरण की घटनाएं बढ़ जाएंगी। इन्होंने हम लोग को संरक्षण देने का कार्य कर रखा है। तो सरकार, निकम्मी सरकार को बिल्कुल समझना चाहिए, वन जो प्रहरी हैं इनको इन्हीं की जगहों पर मुआवजा देना पड़ेगा, इन्हीं की जगहों पर बसाना पड़ेगा। और अगर ये इनके साथ सरकार नहीं रहेगी तो स्वराज सेवा दल पूरे देश और प्रदेश के वन गुजरों को एकत्रित करके सरकार की ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेगा। आप भी यहीं रहते हैं? जी, मैं मुख्तार चोपड़ा, मैं यहीं के पास का ही रहने वाला हूँ। असल में वास्तव हकीकत आज 7 दिन हो गए कि इस देवी आपदा को आए हुए, लेकिन प्रशासन के स्तर पे जो इस युद्ध स्तर पे काम होना था वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि हम लोग वनवासी समुदाय से हैं कि हमारा जो जीविका का साधन है, भेड़ बकरी पशु जो भी हम पालते हैं, उसी से हमारी जीविका चलती है। और हमारे ये झोपड़े हैं कच्चे, जो है फूस के बने रहते हैं, तो ये तो सारे जल गए। अब हम लोगों के पास कुछ नहीं बचा है। तो वैसे निर्माण नहीं करने देता वन विभाग, टीन शेड वगैरह? क्योंकि चलो पक्का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन कच्चा निर्माण इस प्रकार से करें ताकि आगजनी जो हो वो हो ना पाए। सर, जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कानून है वो इस चीज़ को बनाने के लिए बिल्कुल मना करते हैं। क्योंकि हम कच्चा जो है मकान बनाएंगे छप्पर और उसमें फूस डालेंगे। अब स्थिति ये है कि कहीं फूस नहीं मिल पा रहा है, तो सीमेंटेड चादर के लिए हमने बात की है, लेकिन वहाँ भी अभी कुछ खाली आश्वासन ही है।
धरातल पे कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है, सीमेंटेड चादरों कह रहे हैं कुछ रूल रेगुलेशन इस प्रकार देखिए, अगर सरकार ने या यहाँ डीएफओ साहब ने इनके फेवर में कुछ नहीं करा तो मैं डीएफओ या सरकार की एक एक वन विभाग की भूमि पर कान पकड़ के ले जाऊंगा। मैं बताऊंगा कि आप बताइए, अमीरों के साथ में कुछ और गरीबों के साथ में कुछ और नियम और कानून क्यों होते हैं। नियम और कानून समानांतर होने चाहिए, मर्यादाओं के अनुरूप होने चाहिए। और ये जो वन गुज्जर हैं, ये लोग यहाँ पर अपना पक्का निर्माण नहीं कर रहे हैं, ये लोग हमारे वन प्रहरी हैं और यहाँ से उनकी रोजी रोटी आजीविका चल रही है। तो निश्चित तौर से उनको सीमेंट की चादरों को डालने की अनुमति दी जाए। कोई रजिस्ट्री नहीं करवा रहे हैं, तमाम सारी जगह इन लोगों ने सरकारी भूमि को घेर रखी है। आप देहरादून में देखिए, आप अन्य जगह देखिए, और ये तो कच्चा निर्माण कर रहे हैं। ये हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे बच्चों के लिए शुद्ध दूध। एक चीज़ मैं और भी पूछ रहा था किसी से, वो बता रहे थे कि शायद आपको पता होगा कि बता रहे थे कि यहाँ के मूल निवासी भी हैं और अभी कुछ सरकार ने ज़मीन दी है गैंडी खाता में, गुज्जर बस्ती में, वहाँ बाहर के लोगों को दे दी है, लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको ज़मीन नहीं दी है। उसके बारे में बता देता हूँ कि देखिए, वो जो पुनर्वासित लोग हैं वो राजा जी टाइगर रिजर्व वाले हैं, उनको वहाँ से पुनर्वास किया गया था सरकार द्वारा। तो ये जो लोग पुश्तैनी है, क्योंकि ये वनवासी आज से नहीं है, ये सैकड़ों वर्षों से जंगलों में रहते हैं। और कारण क्या है कि अब मान के चलिए किसी वन विभाग के अधिकारी को बोलिए या किसी को बोलिए कि यहाँ पर आकर रहने लग जाएं, क्या वो रहेंगे यहाँ पर आके? अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी आप दशा देख रहे हो, ना शिक्षा की व्यवस्था, ना बिजली की है, ना पानी की है, ना स्वास्थ्य की है। कैसे नहीं अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद भी आज युद्ध स्तर पर जो प्रशासन के द्वारा काम होना चाहिए था, वो आज नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे इस देवी आपदा में जिनका सब कुछ जल गया है, आज प्रशासन मौन है। और जो फॉरेस्ट जिनकी जिम्मेदारी बनती है, डेपो साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो आकर के यहाँ के लोगों का सहयोग करें, उनकी मदद करें, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप देखिए, यहाँ पे टेंट की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, एक टेंट की व्यवस्था जो होती है, हमने देखा कि टेंट कैसा होता है। कोई कहेगा, आप जाए अपनी कवरेज में दिखाइए, क्या त्रिपाल से ये टेंट होता है? ये बरसात में लोग अपने घरों में थोड़ा बहुत ढकने के लिए रखते हैं। इनका पूरा परिवार है, सब कुछ खत्म हो गया। ये बच्चे गर्मी में टेम्परेचर की कंडीशन देखिए क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं। कौन जंगल में इस कंडीशन में जंगल में कौन रहना चाहता है? क्या हम लोग शहर के लोग आकर के या अधिकारी लोगों के बच्चे रहेंगे यहाँ पे आकर के? कोई उन्हें 10 लाख रुपए भी देगा तब भी अपने बच्चे को यहाँ नहीं छोड़ेंगे। हमारी मजबूरी है हम लोगों की कि हमारे पास कहीं और जंगल के अलावा हमारा दूसरा कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। और मैंने देखा है कि जहाँ पर भी आपदा आती है, आपदा प्रबंधन भी एकदम से सक्रिय हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं ना जाने क्यों ऐसी जगहों पर सक्रिय नहीं हो पाता है। बड़े सवाल है, प्रशासन पर भी, शासन पर भी सवाल है, आपदा प्रबंधन पर भी सवाल है कि भाई क्या ये लोग यहाँ के मूल निवासी हैं कि नहीं है, क्या इनका। जी मैं कह रहा हूँ सर, ये वन गुज्जर कौम है। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितना हमारे जो वन गुज्जर समुदाय के लोग हैं, वो भी बॉर्डर पर रहते हैं। जितने भी हमारी आर्मी को जो सूचना देते हैं, जो सहयोग करते हैं, हमारे वन गुज्जर समुदाय के लोग वहाँ करते हैं, हमारे लोग हैं वहाँ पे। तो एक वन गुज्जर जो एक देशभक्त कौम है, लेकिन आज भी देश के अंदर वन गुज्जर समुदाय के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्या हम देश के नागरिक नहीं हैं? हमारी हिस्ट्री आप जम्मू कश्मीर के अंदर जाकर देखिए कि आतंकवादियों से लोहा लेने वाले वन गुज्जर समुदाय के लोग हैं। और आज जो है देश के अंदर आज हम लोगों का यह हालात है कि हम लोगों की कंडीशन देख लिए, क्योंकि 7 दिन के अंदर 7 दिन हो चुके हैं, स्थिति देखो क्या है। कोई भी युद्ध स्तर पे प्रशासन के कोई अधिकारी द्वारा कोई भी ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा काम धरातल पर नहीं हुआ है कि चलो इनको 3 शेड दे दी जाए, या इनको 20-20, 25-25 हज़ार रुपये एक मुआवजे के तौर पर, चलो इनको फर्स्ट एड क्या है कि प्रथम दृश्य इनको जो है पहले रहने के लिए कम से कम छत तो दी जाए। आप मुआवजा बकरी का, भेड़ का, इसको बाद में करिए, ये एक प्रक्रिया है, ठीक है, कानूनी करिए आप जांच करने के बाद। कम से कम इनके घरों के लिए, इनके ढकने के लिए क्या आप सीमेंटेड चादर नहीं दे सकते? इतना इंसानियत से बड़ा कानून हो गया कि इनको याद धूम में इनके बच्चे छोटे छोटे, देखिए क्या हालत होगी इन बच्चों की। समझ गए? वास्तविक स्थिति में कोई कुछ करने को तैयार नहीं है समाज के लिए, सब मौन है। कहीं और मैटर होता, कहीं और ऐसा मामला होता तो भाई साहब NDRF, SDRF, पता नहीं क्या क्या हो जाता। बिल्कुल सही बात कही है। एक ह्यूमन राइट हम लोग कहते हैं कि भाई ह्यूमन राइट सबके लिए बराबर होता है। संविधान जितना एक प्रधानमंत्री के लिए है, उतना ही आम लोगों के लिए भी, यही तो संविधान की अच्छी खासियत भी है। लेकिन जब हम इस प्रकार की खबरें करते हैं तो हमें लगता है कि क्या संविधान वाकई में सबके लिए बराबर है? क्या वाकई में जो एक ह्यूमन राइट की हम लोग बात करते हैं वो क्या सबके लिए बराबर है? क्या संविधान जिस चीज़ पर चलता है वो सबके लिए बराबर है? अब देखते हैं, DFO साहब से बात करेंगे, साथ में DM साहब से भी बात करेंगे। जी सर। देखिए, मैं सबसे पहले आज मैं जिलाधिकारी महोदय से मिला और मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अनऑफिशियल इन वन गुजरों की जो मदद करी है, उनके मन में जो पीड़ा है। लेकिन जिस प्रकार से वन विभाग या जो आपदा प्रबंधन के लोग हैं सोए हुए हैं, इनको जगाना है, जो बहुत अच्छी मुख्तार भाई ने करी कि वन गुज्जर हमेशा से हमारी सरकारों को सूचना देने का कार्य करते हैं, आतंकवादियों से लोहा लेने का कार्य करते हैं। और आज जो विपक्ष इतना मजबूत होकर उभरा है, कोई विपक्ष को आज नहीं दिख रहा।
कहीं भी सरकार तो सोई हुई है, सरकार तो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, लेकिन विपक्ष जो मजबूत होकर आया था, जो आज वोट बैंक के लिए वन गुजरों को इस्तेमाल करता था, आज कहाँ गए? एक तमाम जो निधियाँ थी, विधायक निधि, सांसद निधियाँ, तमाम अन्य निधियाँ, वो कहाँ गई? तो मैं पुनः जो है सरकार से मैं मांग करता हूँ कि दैवीय आपदा के मैक्सिमम मुआवजे को इन लोगों को कम से कम 5-5, 10-10 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाए, और जहाँ इनके झोंपड़ियाँ पहले से थी वहीं पर इनको सीमेंट की चादर बनवाने की अनुमति दी जाए, अन्यथा सरकार तैयार रहे 2027 में अपने आप को। एक सवाल और है, आप वोटिंग्स वगैरह देते हैं यहाँ पे? वोट वगैरह? वोट सभी लोग वोट देते हैं। हाँ, तभी शायद कांग्रेस वाले और भाजपा वाले तभी बिल्कुल वो चलता है। देखिए वो कांग्रेस तो इस समय मैं ये मान के चलता हूँ कि वास्तव में उनको लोगों को युद्ध स्तर पर ही काम करना चाहिए था। जब वोट देने का अधिकार है, सवाल इसलिए मैंने पूछा था, जब वोट देने का अधिकार है इसका मतलब वो भारत के नागरिक है, और भारत के नागरिक है तो ये सौतेला व्यवहार क्यों है? ये सवाल जरूर हम पूछेंगे डीएफओ साहब से भी, भाई ऐसा क्यों चल रहा है, और सवाल भी पूछेंगे प्रशासन से कि इस प्रकार से अभी तक जो सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए थी वो क्यों नहीं मिल पा रही है।